अस्सलाम वालेकुम। सिटी एटम में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स कई दफा होता है दूसरे लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे होते, लेकिन वो सिचुएशन में भी कोशिश करें कि अपने बिहेवियर को आप लोग अच्छा ही रखें, पेशेंस के साथ काम लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपना मूड खराब करने का कोई फायदा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ बहस करने का भी कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि काइंडनेस के साथ पेश आए और हमेशा कोशिश करें कि कोई एक छोटी सी अच्छी चीज करें किसी और के लिए, चाहे वो किसी की बात सुनना हो, किसी को कोई अच्छी बात कह देना हो, किसी को पानी पिला देना हो या किसी के साथ टाइम स्पेंड करना हो और उसमें आपका कोई अपना सेल्फिश फायदा ना हो या आपका कोई फायदा ना हो रहा हो उस सिचुएशन में। तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, कोई छोटा सा एक काम जो है दिन में, चाहे वो किसी को अच्छी बात कह देना ही क्यों ना हो, उससे स्टार्ट करें और काइंडनेस के साथ जो है चीजों को आगे लेकर चले। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर की तो 30 डिग्रीज रहेगा, इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 14 डिग्रीज। हवा की बात करें तो इस वक्त 0 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है और बारिश के चांसेस भी अगले 24 घंटे में 0% हैं। और ऑफ कोर्स यूवी रेज की अगर मैं बात करूं जो कि ऑफ कोर्स काफी हार्मफुल होती है, तो 3 यूवी इंडेक्स इस वक्त है, जिसका मतलब है कि मॉडरेट है, ज्यादा डेंजरस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि सनस्क्रीन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जब बहुत ज्यादा धूप निकली हुई हो तो डायरेक्टली सनलाइट के अंदर जाके आप ज्यादा वक्त ना स्पेंड करें। इसके अलावा अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो 998 मीटर्स जो है वो विजिबिलिटी है इस वक्त और ऑफकोर्स स्मोक की वजह से ये विजिबिलिटी कम है। जैसे जैसे सर्दियां आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे स्मोक भी ज्यादा होती जाएगी और ऑफकोर्स फॉग भी हमें फैसलाबाद शहर में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी इफेक्ट होती रहेगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो मर्जी हो, अगर आप कहीं के लिए लेट भी हो रहे हैं तो आप फोन करके बता दीजिए कि मैं इतना टाइम लेट हो जाऊंगा, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल कि आप देर से पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो सही। और हम चाहते हैं कि आप लोग सेफ रखें खुद को भी और दूसरे लोगों को भी। तो अगर जल्दी हो रही है आपको कहीं जाने की, तब भी आपने स्पीड नहीं करना है, नो मैटर व्हाट, स्पीड नहीं करें, अपने आप को भी सेफ रखें, दूसरे लोगों को भी सेफ रखें। और ऑफ कोर्स हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक के हवाले से। बकास हमारे साथ मौजूद है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बकास, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो बकास बताएं जी, ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है फैसलाबाद में? सूरत हाल अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा मुश्किल शहरियों के लिए है जो जंग रोड पे सफर कर रहे हैं, जिन्हें चनाब चौक से एयरपोर्ट की तरफ जाना है। चूंकि जंग रोड रोशन वाला बाईपास के करीब रोड जो है वो कंस्ट्रक्शन के बायस एक तरफ जो है सड़क की वो मुकम्मल तौर पे बंद है ट्रैफिक के लिए, जबकि दूसरी रोड इंतहाई खस्ता हाल है जिसपे 2 रोया ट्रैफिक चलाई जा रही है, जिसके बाद खास मुश्किल है। जो जंग रोड पे सफर कर रहे हैं शहरी, उनको बड़ा तहम्मुल और सब्र के साथ उस रोड पे सफर करना होगा। जबकि इसी के साथ अगर हम दीगर शाहराहों की बात करें तो एक्सप्रेस वे हमारा जो है उस पर कुछ पैच जारी होने की वजह से साइया वाला इंटरचेंज से बाद वापस आने के लिए जो एक्सप्रेस वे का रास्ता है वो कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार है, वहाँ पे शहरी जो है वो परेशानी का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ केनाल रोड और सूसा रोड की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक दवा है, जबकि हमारे कोतवाली रोड पे और सर्कुलर रोड पे कुछ स्पीड ब्रेकर्स जो इंतजामिया की जानिब से बनाए जा रहे थे पहले, उनमें कुछ काम बाकी है, उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो सुस्रवी का शिकार है। खासकर अगर बात की जाए अमीरपुर बाजार के नड़वाला चौक तक, तो वहाँ जो है वो सुस्रवी का शिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। ऑफकोर्स आपने सुना कि कौन सी रूट्स जो हैं वो थोड़ी सी बंद हुई हैं या पैचवर्क हो रहा है या फिर उनको पार्शली ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को दूसरा रास्ता लेना पड़ रहा है। तो लाजमी तौर पे कोशिश करें कि इन रूट्स को जहां पर आपको ज्यादा रश पैचवर्क जो है नजर आ रहा है वहां पर मत जाएं। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताती चलूं कि स्कूलों का जब वक्त होता है सुबह के वक्त स्पेशली, और जब छुट्टी का वक्त होता है उस वक्त आपको कहीं पर भी, अगर स्पेशली आप केनाल रोड की बात कर लें, आप लोग सर्टेन एरियाज की बात कर लें जहां पर बहुत सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, वहां पे आपको काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है। तो कोशिश करें कि उन रूट को लाजमी तौर पर इफेक्ट अवॉइड करें या फिर कोशिश करें कि आगे जो है ना थोड़ा सा टाइम आगे कर लें अपना, यानी कि जैसे 1 बजे छुट्टी हो रही है तो आप 2 बजे निकलें, 3 बजे निकलें आप, ताकि आपको ट्रैफिक के अंदर ना फंसना पड़े। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करो, स्पीड
आपने बिल्कुल नहीं करना है फिर भी। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैचेस जारी हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपने मुल्क को इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म करते हुए देख के बहुत बहुत खुशी होती है। कल भी हम लोगों ने इंटरव्यू किया आसिफ अली के भाई के साथ। आसिफ अली फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और हम लोग बेहद खुशी महसूस करते हैं और फख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और अच्छी अच्छी टीमों को जो है उन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं। तो जी हमारी ये जो खुशी है, पाकिस्तानियों की ये जो खुशी है, इसके अंदर गोल लूट लो आपके साथ शामिल है और आपको हर मैच के अंदर 50,000 रुपीज जीतने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। और ये जो लीग है इसमें शामिल होने के लिए आपने और कुछ भी नहीं करना है। जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है इसको स्कैन करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और गोल लूट लो खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाए। ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैचेस के अंदर जो परफॉर्मेंस रही है हमारे प्लेयर्स की वो बहुत उम्दा रही है और आगे चलते भी हमारी तो यही दुआ होगी कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप के अंदर ट्रॉफी जो है वो लेकर ही आए। और ये जो सफर है वो उनका आसान नहीं रहा, बीच में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कहीं पर अच्छा वक्त देखा है तो कहीं पे बुरा वक्त भी देखा है हमारी टीम ने। और फाइनली इस दफा हमारी टीम को जो पूरी दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, बड़ी बड़ी टीमों ने अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, तो उन्होंने जी उनको दिखा दिया कि हम पाकिस्तानी जो हैं किसी से कम नहीं हैं और हम लोग हार कर और बल्कि कई दफा हम बड़े लो पॉइंट पर जाकर भी वापस उठना जानते हैं। तो जी हमारे पास जितनी भी मुश्किलात हों, जितनी भी मुश्किल वक्त का हमें सामना करना पड़े, वी नो हाउ टू मेक अ कम बैक एंड आई थिंक हमने ये पूरी दुनिया को दिखा दिया है और दुनिया की बेस्ट टीम्स को भी ये दिखा दिया। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि गोल लूट लो हमारी इस खुशी में बिल्कुल हमारे साथ शामिल है और आपको मौका दे रहा है हर मैच के दौरान 50,000 रुपीज जीतने का। साथ ही साथ 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। QR कोड स्कैन करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो जी आगे बढ़ते हुए हम ऑफ कोर्स आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके हवाले से लाजमी तौर पे बात करें और कोशिश करें कि उनको सॉल्व किया जाए और या फिर अटेंशन उनके ऊपर लाई जाए। जब तक किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और स्पेशली हमारी कोशिश होती है इदारों को जो स्पेसिफिक पर्सनल हैं अथॉरिटेटिव बॉडीज में उनको ये रियलाइज कराने का कि सबसे पहला स्टेप जो है सोल्यूशन की तरफ जाने का एक्सेप्टेंस है और उसके बाद ही चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। तो जी हमारे आज के डिस्कशन में भी हम हुकूमत के हवाले से बात करेंगे। लोगों को, शहरियों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम फैसलाबाद शहर के ऊपर फोकस करेंगे। हुकूमत की तरफ से क्या निगलेक्ट किया जा रहा है फैसलाबाद शहर को और 3 साल जो हैं होने को आए हैं और क्या हमें तब्दीलियां नजर आ रही हैं, क्या बेहतरी की तरफ कोई चीजें जा भी रही हैं। तो जी यही चीजें होंगी जिनके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें उस नंबर पे और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने और अपने जो सवाल हैं, याद रखें आपके सवाल बहुत जरूरी हैं, तो अपने सवाल जो हैं लाजमी तौर पे इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं। तो जी आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खास मेहमान अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे एक और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे विद इन द शो इटसेल्फ। लेकिन बिकॉज मैं चाहती हूं कि कुछ जो चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लें। पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे, बल्दियाती इदारों के हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद शहर में बल्दियात जो है बहाल हो चुका है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। किस तरह से चीजों को लेके चलेंगे, कहां पर चीजें जो हैं वो अभी तक स्टक हैं, क्यों चीजें बेहतर नहीं हो रही। तो जी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। जिस तरह से मैं इंट्रो के अंदर भी उमैर कह रही थी कि इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को जो है बेहतर करने की कोशिश की जाए और कोशिश की जाए कि स्पेशली जो हुकूमत की तरफ से दावे किए गए थे उन दावों के हवाले से बात की जाए कि क्या अवाम खुश है। और मेरा ख्याल है शायद जवाब हम जानते हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगी आपको, ये मैं चाहूंगी उमैर आप इस हवाले से बताएं कि इस वक्त फैसलाबाद शहर के जो लोग हैं, जो अवाम है, क्या मसाइल हैं उनके और क्या ओपिनियन है उनका करंट गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक तो आपने बात की कि क्या अवाम खुश है, तो ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि वो इस वक्त कितनी खुश है और फैसलाबाद के लोग भी आपको पता ही होगा कितने खुश हैं। और मेरे ख्याल में इसमें मेरा जो जवाब होगा पब्लिक की बिहाफ पे वो होगा नहीं, कि अवाम मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से, मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से, खुश ऐलानात से, दावों से और उनकी फिर हकीकत से खुश नहीं है। बहुत ज़्यादा वजूहात हैं।
वो खा आप एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ले लें, वो मुकामी सतह पे गली मोहल्ले के मसाइल को लेकर ले लें, या फिर आप उस महंगाई को लेकर देख लें जिसने एक आम आदमी का जीना दो भर कर रखा है। छोटे छोटे गली मोहल्लों के मसाइल हैं जिनके लिए मौजूदा हुकूमत के जो सरबराह इमरान खान साहब हैं, जब वो इक़्तिदार से बाहर थे तो वो हमें मगरब की मिसालें देते थे और ये कहा जाता था कि जो बल्दियाती निज़ाम है वो जमहूरियत की बुनियाद है और उसको हम मजबूत करेंगे और एक एक्टिव किस्म का जो बल्दियाती सिस्टम है वो इस मुल्क में लेकर आएंगे। और जबकि जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, इनका काम ये सड़कें बनवाना, ये गलियां पुख्ता करवाना या नालियां बनवाना या फिर सीवरेज की लाइनें डलवाना नहीं है, इनका काम कानून साजी है। तो मेंबरान पार्लियामेंट को उनकी जिम्मेदारियों पे लगाया जाएगा, जबकि जो बल्दियाती अराकीन होंगे वो लोगों के मसाइल को हल करेंगे। मगर फिर जैसे इक़्तिदार मिला और फिर जैसा कि इस हुकूमत के बारे में यू टर्न के हवाले से मशहूर है, आपने देखा होगा कि क्या सूरत हाल चल रही है। वो बल्दियाती जो इदारे थे उनको गैर फाल कर दिया गया, उनको मुअत्तल कर दिया गया। बिल्कुल। एंड उमेर, बिकॉज डेफिनेटली मैं और भी इस हवाले से जानना चाहती हूँ, एंड आई थिंक अवाम जानना चाहती है। बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब हमने लेकर रहना है। लेकिन इससे पहले कि हम उस डिस्कशन की तरफ जाए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी पॉलिटिक्स के हवाले से, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है और अवाम के क्या कंसर्न्स है। बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जिनको बेहतर होने की जरूरत है। स्पेशली महंगाई के हवाले से बात करें तो आए दिन हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, लोगों की बाइंग पावर उस तरीके से नहीं बढ़ पा रही है। अच्छे खासे लोग जो कि पहले अपना घर चला पाते थे, अपने घर का खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा चला पाते थे, वो अब इस कगार पर आप पहुंचे हैं कि वो अपने घर की जो जरूरी अशिया हैं, जो नेसेसिटीज हैं, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही कंसर्निंग बात है। और ऑफ कोर्स हम एक और खास मेहमान जो है वो ज्वाइन करें हमारे स्टूडियो के अंदर। मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ आपका। सरदार नदीम सादिक डोगर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद है, साथ ही साथ ऑपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी है। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे शो के लिए। ब्रेक में जाने से पहले उमेर, हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे इसी हवाले से। अवाम के बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं और हमारा काम है कि हम वो सवाल इदारों तक लेकर जाएं और हमारा काम है कि वो मंजर आम पर लेकर। महंगाई का जोर बढ़ता जा रहा है लेकिन अवाम की बाइंग पावर नहीं बढ़ पा रही। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? कब एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारी अवाम जो है वो कह सकेगी कि हाँ, हम सुकून से रह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया यहाँ पे बुलाने का। महंगाई के हवाले से जो आप बात करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई जो है ये अवाम की पहुंच से दूर हो रही हैं चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, जैसा कि कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कौम से खिताब किया है, आपको पता है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए ये नई स्कीम का इजरा किया गया है। 30% जो है ये डिस्काउंट होगी, ये जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी दालें, आटा, चीनी, घी वगैरह। तो इसमें कोई शक नहीं है महंगाई की लहर है, लेकिन ये आपको पता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे है। डॉलर की कीमत जो है, डॉलर की कीमत में जो फ्लक्चुएशन आ रही है, इसकी वजह से इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमत है, इसकी जो फ्लक्चुएशन हो रही है, इस वजह से महंगाई का ये एक रेला आया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, ये आर्जी रिलीफ जिस तरह साहब का गवर्नमेंट देती रही हैं, ये अगर हमारी हुकूमत भी चाहे तो आर्जी रिलीफ मिल सकता है। हम आज भी फिर दोबारा IMF के पास जाएं और ढेरों सारा कर्जा लेके आ जाएं मुल्क में, तो आर्जी तौर पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान अपनी पार्टी को दोबारा इलेक्शन में लेके जाके जितवाने के अगर सिर्फ उसके ज़हन में ये सोच हो, तो मैं समझता हूँ कि ये महंगाई जो है, जिस तरह साबिका गवर्नमेंट्स जो थी ये कर्जे ले लेके आर्जी रिलीफ दे रही थी, ये दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा वज़ीर आज़म जो है, इसकी सोच जो है ना, ये एक लीडर है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये लीडर है। इसकी सोच है, इसके असरात आपको नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला।
ये मुश्किल दौर से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारा मुल्क निकल चुका है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी की ये प्रोपोगंडा हो रहा है और ख़ासकर जो अपोजिशन जमातें प्रोपोगंडा कर रही हैं, इसका जवाब जो है ये आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही अवाम को रिलीफ मिलेगा। इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंटरनेशनली अगर महंगाई, ऑफ कोर्स बिकॉज पेट्रोलियम प्राइसेस बाहर बढ़ती हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी बढ़ जाती हैं, और बाकी चीज़ों के जो रेट हैं वो ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि ऐड होती है हर चीज़ के अंदर, वो अगर हम नेसेसिटीज़ की भी बात करें उसकी वजह से और चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ जाती है। लेकिन बाकी ममालिक में और स्पेशली इंटरनेशनली अगर बात करें तो वहाँ पे बाइंग पावर भी ज़्यादा है, लोगों के पास जिसको ख़रीदने की जो साख्त है वो उनके पास ज़्यादा है, उनकी सैलरीज ज़्यादा है, लेकिन हमारे मुल्क में सैलरीज उतनी नहीं है। इस हवाले से क्या? देखिए मेरी बात सुने, हम लोग जो हैं, मैं अगर किसान हूँ फ़र्ज़ करें, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो फसल है उसका रेट पहले क्या था अब क्या है, ठीक है। मैं अगर मुलाजिम हूँ, अगर मेरी तनख्वाह बढ़ी है तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि जी आटा इतने का था अब इतने का हो गया, घी इतने का था अब इतने का हो गया। मैं नहीं समझता जितना मैक्सिमम गवर्नमेंट कर सकती थी। इस दफ़ा के बजट में आपको पता है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और कोशिश की जाती है कि जितना मैक्सिमम रिलीफ। देखें बात यह है कि अपने बजट में रह के ही अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, अवाम को ये सोचना चाहिए। मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये पार्टी एफिलिएशन से हट के बात बताता हूँ, इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है इस मुल्क की। और अगर इमरान खान को के बाद आप देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि जो साबका गवर्नमेंट थी, साबका जो बारी लगाई हुई थी उन्होंने, वो लोग आ जाएंगे तो उनका जो किया हुआ है वो तो हम भुगत रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूं कि आइंदा कुछ मेरा ख्याल है मैक्सिमम इंशाअल्लाह ताला विद इन अ ईयर आप महसूस करेंगी कि मुल्क में जो पहले वाली सूरत हाल है वो नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला अवाम को इसी मुल्क में रह के इसी वज़ीर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टर्नओवर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। और आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का जो विजन है, देखें जब गवर्नमेंट आई है इमरान खान को एक चैलेंज का सामना नहीं था। इंटरनेशनली जो इमरान खान ने एक नक्शा चेंज कर दिया है, इमरान खान ने उम्मत मुसलमा में पाकिस्तान का एक मुकाम बनाया है, इमरान खान ने यूएन में जाके जो पाकिस्तान का केस लड़ा है आपको पता है, इमरान खान ने कश्मीर का जो केस लड़ा है वो आपको पता है, इमरान खान ने फ़लस्तीन का जो केस लड़ा है वो आपको पता है। इमरान खान इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक मुकाम पे लेके गया है। और अब इंशाअल्लाह ताला मुल्क के अंदर भी आप देखेंगे जितनी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आ रही है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आवाम को रिलीफ मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। उमर आप क्या कहेंगे इस हवाले से, एग्री करते हैं? देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं जहाँ तक डोगर साहब ने कहा तो उनकी एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और इमरान खान साहब के साथ है, तो सारी बात है उन्होंने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। और हम जो है वो हमने जो अवाम के सवालात हैं या अवाम के दिलों में जो बातें वो हमने मंजर आम पर लेकर आनी होती हैं। बिलाशुबा वो इमरान खान बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और आलमी फोरम्स पे भी उन्होंने बड़ी अच्छी तकारीर की हैं, मगर हमें इन तकारीर से आगे जाके कुछ प्रैक्टिकल की भी ज़रूरत है और जिसकी इस वक्त इस मुल्क को अशद ज़रूरत है। जहाँ तक बात रही पेट्रोलियम प्राइसेस की आलमी की सतह पे बढ़ने की, तो उसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो ये भी है कि डॉलर के मुकाबले में जो पाकिस्तानी रुपया है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। गो कि अभी कुछ स्टेबिलिटी आई है, वो भी सऊदी अरब की तरफ से कुछ डॉलर्स मिलने पैसे मिलने के बाद जो है वो उसमें स्टेबिलिटी आई है, लेकिन आप ये देखें कि डॉलर की कीमत में किस कदर इजाफा हुआ है। हाँ, अगर हुकूमत इस इजाफे को रोक पाती या ये कहा जाता है कि डॉलर की मसनूई जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, एनी हो जो भी हो रहा है, अगर हुकूमत डॉलर की कीमत को स्टेबल कर पाती या पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के मुकाबले में पावरफुल होती तो उस तरह से पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़नी थी जिस तरीके से अब इस वक्त मुल्क में मौजूदा सतह पर है। बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, फैक्ट्स को सामने लेकर आना ज़रूरी होता है, ओपिनियन हर किसी का डिफरेंट होता है। खैर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हो आज। थैंक यू सो मच। आज वो मैंने बैठे हुए थे आज हमारे खास मेहमान, तो मैंने इनसे ये पूछना था कि जो 20,000 वाला बंदा है वो क्या करे, जिसने शादियां भी अटेंड करनी है,
जिसमें बिल भी देने हैं, जिसमें बच्चों की स्कूल को भी देखना है, उनकी जूतियां, कपड़े, वर्दियां, सब चीजें देखनी है, बिल उतारने हैं, गैस के उतारने हैं, वो करें बंदा। ये तो चले अपनी वॉच टैक्सी पहन के कपड़े पहन के देखें, इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम तो हम जैसे लोगों के लिए है जिन्होंने मतलब कि थोड़े से 20,000 में पूरा निजाम चलाना होता है। हमें इमरान खान हमारा बादशाह है, उसकी हम कदर करते हैं, लेकिन हम भी तो कुछ चाहते हैं कि हम उनको लेके आए हैं तो वो हमारे लिए भी कुछ करें। बिल्कुल। अब मेरे मियाँ जो है वो पहले मोटरसाइकिल पे जाते थे काम पे, तो अब वो जाते, यकीन जाने अल्लाह की कसम, वो इस तरह से जाते हैं मुझे रोना आता उनकी तरफ देख के। वो पहले बाइक पे जाते थे, अब वो कभी किसी के साथ बैठ कहीं तक चले गए, किसी के साथ बैठ के कहीं तक चले गए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में कहाँ जाऊँ उनको लेके। निजाम में ये नहीं चाहिए कि चोर कौन था, डकैत कौन था, कौन अच्छा कौन बुरा था, ये नहीं हमें चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं ना। अगर बीमार हो जाए हम दवाई नहीं उनकी ले सकते, सरकारी अस्पतालों में जाकर तो वो ही दवाइयां दे जो सब लोगों को दिए जा रहे हैं, वो ही हर मरीज को दिए जा रहे हैं। हम अपने बच्चों की दवाइयां नहीं ले सकते, हम कुछ अच्छे खाना नहीं खा सकते, हम अच्छा पहन नहीं सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। खुदारा हम लोगों पे इतना रहम करें कि हम अपनी फोन की 2 टाइम की रोटी जो है ना वो ही खा सके। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि आवाम के जो मसाइल हैं, आवाम की जो आवाज़ हैं, उनको इदारों तक पहुंचा सकें। और आपने बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हाईलाइट किए और ऑनेस्टली मुझे मेरी आंखें भर आई थी जब मैं उनकी आवाज़ सुन रही थी और उनकी बात सुन रही थी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से डॉक्टर साहब? देखें जी, मेरी बहन ने जो बात की है मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता उनसे। हालात हैं, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन आप कल वाली जो तकरीर है मेरे प्राइम मिनिस्टर की वो आप सुन लें। उन्होंने ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही तबके को, लोअर मिडिल क्लास जो है, जो सफेद पोश तबका है, जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता लेकिन उसका बजट भी डिस्टर्ब हुआ है, उसके लिए ही कोशिश की है कि मैक्सिमम रिलीफ दिया है। ये 30% डिस्काउंट की बात जो की है, मेरी बहन ने बिल्कुल बात ठीक की है। कुछ मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म साहब की कोशिश है। ये देखें, ये पनाहगाह का जो लेके आए हैं, ये उसके बाद जो लंगर खानों की बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि लंगर खानों पर लगा दिया आवाम को, लेकिन कोशिश जो है वक्ती तौर पे कुशन देने के लिए ये 30% डिस्काउंट की बात की है, किसानों के लिए किसान कार्ड की बात की है, ये हेल्थ इश्यूज़ की बात की है मेरी बहन ने। तो हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह ताला 31 दिसंबर तक हर घर में हेल्थ कार्ड होगा। और आपको पता है कि वो 7.5 लाख रुपया का तक का इलाज जो है वो बंदा करवा सकेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकारी हॉस्पिटल में। और ये जो इशू है इंशाल्लाह ताला ये भी हल हो जाएगा। जो आप हेल्थ इश्यूज़ की ये बात कर रही थी, ये मेडिसिन की बात कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता कोशिश है हमारी हुकूमत के भी, हमारे वज़ीर आज़म साहब की भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके मैक्सिमम। मैं इनकी बात को बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, ना मैं इनसे बहस करता हूँ, उनकी बात ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। आपने मिनिमम वेज की भी बात की थी, मिनिमम सैलरी की, जो कि 17,000 से 20,000 के ऊपर आ गई थी। अगर एक आम घराने की बात करें तो 20,000 रुपए में, आई थिंक यू वुड अग्री विद दैट, कि 20,000 रुपए में खर्चा चलाना, और ये तो हम एक अगर इंसान की बात करें उसके लिए भी इम्पॉसिबल बात है। और अगर हम एक फैमिली की बात कर लें जिसमें चाहे एक बच्चा चाहे 2 बच्चे उसमें ऐड कर दें, स्कूल्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरह से उन्होंने भी मेंशन किया अभी हमारी कॉलर ने, कि पहले वो खुद मोटर बाइक पे चले जाते थे, लेकिन अब पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि उनको किसी और के साथ लिफ्ट लेकर जाना पड़ता है, कभी कोई किसी के साथ कभी किसी के साथ। मिनिमम सैलरीज के हवाले से इतना तो किया जा सकता है, और ये भी 20,000 रुपए भी बहुत सारी जगहों पे डॉक्यूमेंटेशन में शो किया जा रहा है कि पे किए जा रहे हैं, लेकिन असलियत में वो कम पैसे उनको पे किए जा रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है उसको। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या गवर्नमेंट ये कोशिश नहीं कर सकती कि एटलीस्ट जो मिनिमम वेज है वो तो मिले एम्प्लॉयज़ को, और जो घर की बेसिक सहूलियात है, अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं वो तो पूरी होनी चाहिए। देखिए, मैं इसी वाले से बात कर रहा था। आप जो कह रही है ना कि 20,000 जो डॉक्यूमेंट्स में 20,000 है लेकिन 20,000 भी नहीं है, मैं नहीं समझता। आप कंपेयर करें साबका गवर्नमेंट से, साबका गवर्नमेंट में मिनिमम वेजेस कितने थे, अब कितने हैं। देखें, पहले अगर 17,000 था तो अब 20,000 किया है। पहले अगर 17,000 था तो 17,000 में क्या था
कि उसने अपना इलाज भी कराना है, घर का बजट भी मेंटेन करना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कोई बात थी वो भी पूरा करना है, सब बजट बनाना है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 20,000 वेजेस किया है मिनिमम, तो उसके साथ जो मैं पहले कह चुका हूँ, बार बार मैं दोहराना नहीं चाहता बात को, अगर उसके साथ आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री होंगी, वो 20,000 में नहीं होंगी। आप देखें 7.5 लाख रुपए तक का इलाज हर बंदा करवा सकेगा, और हर घर में बिला तफरीक कि कौन क्या है, हर घर में जाएगी। उससे पहले एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैसे दिए गए हैं वो भी आपको पता है। मैं एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ अपनी यूनियन काउंसिल का, मेरा MNA, मेरा MP है, चाहे वो PTI से है, चाहे वो किसी भी जमात से है, बिल्कुल बिला तफरीक हमें अगर किसी ने आके कहा है कि जी हमें वो एहसास कार्ड या एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे लेके दें, हम नहीं लेके दे सकते थे, कोई नहीं लेके दे सकता था। ट्रांसपेरेंसी जो है वो सबसे पहले है, ट्रांसपेरेंट तरीके ना, हमारा कोई इस बात से इशू नहीं है कि इसका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से है, बिला तफरीक वो किया है। आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हेल्थ कार्ड की जो बात हो रही है, हेल्थ कार्ड के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक हो, खुद जिस मर्जी पार्टी के साथ ताल्लुक हो उसको दिया जाएगा। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर साहब फैसलाबाद में हैं, फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हुई है, इंशाअल्लाह ताला वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फैसलाबाद में शुरू की जा सकती है। मैं कहता हूँ ये दिनों में नहीं होगा, एक गार्ड है जो इतने सालों से बना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मेरे लीडर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज तक जिस बात को शुरू किया वो मजाक समझा लोगों ने, क्रिटिसिज्म उस पर बहुत ज़्यादा हुआ, तनकीद बराए तनकीद हुई है, लेकिन उसकी कोशिश में, उसकी लगन में, उसकी इस कौम के लिए दर्द में, इसमें कोई शक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर लीडर अच्छा हो तो ये मुश्किल हालात से निकल आएगी इंशाअल्लाह। और इन द मीन टाइम, जैसे कि आपने खुद ये बात मेंशन की कि बहुत सारी चीज़ों पर काम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। इन द मीन टाइम लोग क्या करें? एंड आई थिंक ये मेरे से बेहतर ये लोगों का सवाल होगा आपसे कि क्या करना चाहिए उनको, जो फैमिलीज हैं, जो बच्चे हैं जिनके। देखिए मैं फिर बार बार दोहराना पड़ेगा ना जी, फैमिली क्या करे? फैमिली इंशाअल्लाह ताला, फैमिली के मेंबरान जो जितने, देखिए कौम को कुर्बानी तो देना पड़ती है जी, कौम को, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार बार ये खाने नेसेसिटीज की कुर्बानी देना, वो एक अच्छा, बहुत बड़ी बार बार आप वो सवाल करेंगे, मुझे बार बार ये कहना पड़ता है, ये जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये आम आदमी तक ये रिलीफ पहुंचाने के लिए दिए जा रहे हैं। फिर मैं बार बार ये बात कहूंगा, ये अब बेसिक चीजें नहीं है, सब्जी, आटा, दालें, घी, चीनी, ये बेसिक चीजें ये जो 30% डिस्काउंट की आप बात कर रहे हैं, ये कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये इंशाअल्लाह ताला ये PM साहब ने कल अनाउंस किया है, इसके बाद ये कार्ड बनेगा और इसके मुताबिक तकरीबन 12 करोड़ अवाम जो हैं वो इससे इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा लेंगे। और इसमें ज़्यादा उस तबके को प्रेफर किया गया है, उस तबके को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा जो वाकई मुस्तकीन है। ये नहीं है कभी कोई, आप ये देखें, इस बात को कभी अप्रिशिएट भी आपको करना चाहिए कि इस गवर्नमेंट ने जो भी इनिशिएटिव लिया है उसमें ये नहीं किया कि हमने अपने वर्कर्स को ओबलाइज किया है, इसमें ये नहीं किया कि जो PTI के लोग हैं वो आगे आ जाएं। जो भी किया है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किया है और इसमें कोई वो नहीं किया गया। इंशाअल्लाह ताला ये जो पैकेज आया है, ये जो स्कीम आ रही है, इसमें भी उस तबके को ही प्रेफर किया गया है जो वाकई मुस्तहक है। ये हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जी बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सर मैंने 15 हुए मेरा DC देना जी अड़ियाला तो मैंने कोई मुझसे बनने ना पुआरी ना दूसरा तीसरा नाम गरीब आदमी है तो मैंने उन्होंने मार देता, कोई सुनता गुंडा नहीं मेरी तो मदद की जाए सदारा गरीब आदमी ना तो रोटी तो भी तंग हो गया। बिल्कुल। उमर, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या पूछ रहे हैं। हाँ जी, मुझे भी समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन आई थिंक आई गॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। बिल्कुल। एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एक बात उन्होंने दोहराई 2-3 दफ़ा, वो यही था कि गरीब आदमी हूँ और मैं सफ़र कर रहा हूँ, जो मुझे समझ आया क्योंकि बहुत डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा शायद आप बेहतर समझ पाए होंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से उमर? मैं आपका जानना चाहती हूँ। देखें जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की, अल्लाह करे इस कौम की मुश्किलात जो हैं वो कम हो, आसानियाँ हो, लेकिन इस वक्त जो वक्त है वो बहुत मुश्किल है।
आप देखें लोग बिलक रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो बेबस हैं कि अपने प्यारों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, उनके बच्चों के लिए 2 वक्त का अच्छा खाना नहीं है, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे, इलाज या दीगर जो ज़िंदगी की आसाइशें हैं वो तो बहुत दूर की बात है। 20,000 रुपये में तो ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, 30,000 में भी ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। आप देखें कि इन 3 सालों में महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। और फिर अगर सैलरीज में इजाफा हुआ है तो वो तीसरे साल में जाके 10% हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं। चले वो डिस्पैरिटी अलाउंस की मद में जिन लोगों को कुछ मिला है वो तो उसके अलावा है, मगर आप देखें कि महंगाई में कितना इजाफा हुआ है। घी की कीमत देखें, आप आटे की कीमत देखें, आप चीनी की कीमत देखें जो डबल से भी ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। अब अगर इन कीमतों पर 30% सब्सिडी मिलती भी है, चले कुछ ना होने से तो बेहतर है, मगर आप देखें कि इतनी ज़्यादा 100% तक कीमतें बढ़ने के बाद अगर 30% इस मुल्क की आवाम को सब्सिडी मिलती है तो क्या उसका भी बेनिफिट हो गया। और बिलखुसूस जो बिल्कुल लोअर क्लास है उसको तो आप निकाल दें, वो तो इस दौड़ से बाहर हो चुकी है। जो लोअर मिडिल क्लास है, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो कि 25-30 हज़ार रुपए में अपना उस थोड़ा बहुत उसने मेंटेन भी किया हुआ था, अपना गुजारा भी कर लेता था, अभी ज्यादा मुश्किलात उनके लिए हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उमेर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी। बताएं जी, कुछ पूछेंगी? कुछ हाँ जी, कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? और प्लीज टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें क्योंकि वरना हमें आपकी आवाज सही नहीं सुन पाएगी। हाँ जी। मैं ये करना चाहती हूँ आपसे कि जो है बड़े बड़े लोग वो टीवी के आते सामने आकर बातें करते हैं, 6 माह बाद में रिलीफ देंगे, तो जो 6 माह के अंदर की रिलीफ है वो गरीब आवाम कैसे एक्सपेक्ट करे, वो क्या करे। मर चुकी है, पीस चुकी है, 400 रुपए घी है, जिनके गरीब घर हैं, मेरे तो मजदूरी करते 700 रुपया दिहाड़ी है और वो शाम को 1000 रुपये का उसका खर्चा है, वो क्या कर सकते हैं ये बताइए। ये ज्यादा इनको सोचने का आने वाला वक्त है। कार्ड है, ये है, वो कार्ड क्या करे आवाम जो अब भूखी मर रही है। चीनी की कीमत देखी इन्होंने, आप तक कुर्सियों पे बैठ के ये ऐसी बातें करते हैं, वैसे हंसते हैं, बातें करते हैं, शाम को देखते हैं लोग कल्पते हैं, क्या करते हैं इन्हें क्या पता। हाँ जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होंगे। कई मजा का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले पॉलिटिक्स के हवाले से बात हो रही थी फैसलाबाद, तो पॉलिटिकली क्या सिचुएशन है, आवाम के क्या सवालात हैं, क्या कंसर्न है। इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन की तरफ वापस जाएं, मैं बात करना चाहती हूँ। ऑफकोर्स आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर एक चीज़ इस वक्त डिस्कस की जा रही है तो वो क्रिकेट है। और ऑफकोर्स क्रिकेट की बात के बगैर आजकल तो दिन जो है कोई मीटअप जो है वो पूरा ही नहीं हो पाता है। लाजमी तौर पर पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनली ICC में, उससे पूरे पाकिस्तान में खुशी का माहौल है। हम बहुत प्राउड और फख्र महसूस कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। इस खुशी के अंदर जो है लग रहा है कि बहुत बहुत खुशी हो रही है और बहुत मजा आ रहा है क्रिकेट मैचेस देखने में। तो जी, गोलूट्रो भी आपकी इस खुशी में शामिल है और आपको हर मैच के दौरान 50,000 रुपीज जीतने का मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। और ये जो लीग है इसमें शामिल होने के लिए आपने सिर्फ इतना करना है, QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसको स्कैन करें और गोलूट्रो खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाएं। तो जी, ऑफकोर्स आपको पता है डिस्काउंट्स बहुत अच्छे लगते हैं और बड़ा मजा आता है जब कोई डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ऊपर से जब आपको मैच के अंदर, हर मैच के अंदर 50,000 रुपीज जीतने का मौका भी मिल रहा है, तो लाजमी तौर पर जल्दी से इस लीग के अंदर शामिल हो जाए। आगे बढ़ते हुए वापस चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सवालात बहुत ज़रूरी हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप कॉल कर सकते हैं। अपने कंसर्न, सवालात के एक्सपीरियंसेस हमारे शो में शेयर करें और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं। तो जी, आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है फैसलाबाद शहर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम कवर कर सके। और बल्दियात जो है वो आई थिंक आर द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। हर कोई इस हवाले से बात करे।
बल्दियात को बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन 2 महीने बाकी हैं सिर्फ। क्या किया जा सकता है 2 महीने के अंदर? और पिटिशन भी सबमिट कर दी गई है। कहा जा रहा है कि हमें जो वक्त नहीं दिया गया पूरा, वो वक्त हमें वापस किया जाए। और ये पिटिशन जो है, क्या सूरत हाल होंगे? क्या ये पिटिशन एक्सेप्ट होगी? क्या ये मुमकिन है कि 23 महीने, इफ आई एम करेक्ट, जो इनके टेनोर में से कम किए गए हैं, तो क्या आपको क्या लगता है ये मिल सकते हैं वापस? देखें जी, बल्दियात के हवाले से अगर बात हुई है तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था, इलेक्शन से पहले भी और आज तक इमरान खान साहब हमेशा बल्दियात को एम्पावर करने की बात करते रहे। हमेशा उन्होंने ये कहा है कि जो डेवलपमेंट है, ये जो अभी भाई बात कर रहे थे, सड़कें, गलियां, नालियां वगैरह, ये बल्दियाती नुमाइंदों का काम है। जो मेंबरान असम्बली हैं, उनका काम लेजिस्लेशन है, उनका काम कानून साजी है, उनका काम डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट बल्दियाती इदारों का काम है। लेकिन 2013 में जो बल्दियाती एक्ट आया था, पिछली गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसके तहत हम लोग इलेक्ट होकर ये कारपोरेशन में गए थे, म्यूनसिपल कारपोरेशन में, उसमें बहुत सारी बातें थी। मैं समझता हूँ जैसे यूनियन काउंसिल में, मतलब मैं अगर चेयरमैन इलेक्ट हुआ हूँ तो मेरे साथ जो वाइस चेयरमैन है उसका कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ अपने बंदों को ब्लाइज करने के लिए उन्होंने ये, वाइस चेयरमैन और जो काउंसलर थे वो इक्वल स्टेटस था उनका। वाइस चेयरमैन के पास कोई इख्तियार नहीं था, जो बाकी काउंसलर थे उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। तो हमारी, और उसके बाद जो उनकी डिलिमिटेशंस हुई थी, जो हल्का बंदियाँ हुई थी, उन्होंने जितने भी उस तब के जो सियासी लोग थे, जो नुमाइंदे थे पिछली गवर्नमेंट में, उन्होंने अपने बंदों को ब्लाइज करने के लिए हल्का बंदियाँ, बेतुकी हल्का बंदियाँ की थी। मतलब मेरी यूनियन काउंसिल जहाँ से मैं इलेक्ट होके आया हूँ, उस यूनियन काउंसिल के वोट थे 16,500, और बिल्कुल मेरे साथ वाली जो यूनियन काउंसिल थी उसके वोट थे 7200। ठीक है। और जहां जहां पे उनके अपने लोग थे, उनको ब्लाइज करने के लिए उन्होंने बेतुकी हल्का बंदियां की थी। तो 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, वो नया बल्दियाती एक्ट लेके आई थी, जिसके लिए जैसे कि मतलब मेयर या लॉर्ड मेयर जो होगा, ये डायरेक्ट पब्लिक इलेक्ट करेगी, आम आवाम जो है वो वोट कास्ट करेंगे। ये बात नहीं है कि जो इलेक्टेड यूनियन काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव गए हैं कारपोरेशन में, और आपको पता है ये मेयर का जो इलेक्शन हुआ था रिसेंटली फैसलाबाद में, जो आखिरी इलेक्शन हुआ था, उसमें बिल्कुल यहाँ कारोबार हुआ है, यहाँ चेयरमैन साहबान जो हैं वो पैसे लेके उन्होंने अपने वोट कास्ट किए हैं। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए नया सिस्टम लेके आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, और पिछले निज़ाम को ख़त्म करके नया निज़ाम लेके आ रही थी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में केस था, साबका बल्दियाती सरबराहान जो हैं, ये उन्होंने पिटीशन दायर की थी, तो कोर्ट ने ये फैसला किया कि इनको रिस्टोर कर दिया। 25 मार्च को ये फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर किया है उसको। लेकिन उसमें कुछ अभाम थे। मसलन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि आइन का, बल्दियाती एक्ट का जो सेक्शन 3 है और एक सेक्शन 15 का जो 2 जो है, ये आइन पाकिस्तान के साथ मुतसादम है। सेक्शन 3 ये था कि पाकिस्तान सूबाई हुकूमतें जो हैं, ये बल्दियाती इदारे ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है, हम हमेशा कोर्ट को एहतराम करते हैं, जो अदालत का फैसला है उसको बिल्कुल मानते हैं। लेकिन उसमें यह वाम था कि बल्दियाती एक्ट बाकी जो 2019 वाला है, क्या वो बल्दियाती एक्ट पूरा ख़त्म कर दिया गया है या उसके सिर्फ 2 सेक्शन ख़त्म किए हैं? इसकी क्लियरेंस के लिए पंजाब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई कि जी हमें इसकी वजाहत की जाए। वो अभी तक वो रिट पिटीशन भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये पिछले महीने की 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इनको रिस्टोर किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दी है। लेकिन अब जो साबका सरबराहान है वो गए हुए हैं कि जी हमें 23 महीने या 24 महीने जितना वो टेन्योर था, हम लोग अनफंक्शनल रहे हैं, हमें दोबारा वो दिए जाए। वो मेरा ख्याल कल या परसों है तारीख है, कोर्ट में हियरिंग होगी। लेट द कोर्ट डिसाइड, जो कोर्ट फैसला करेगी। अगर कोर्ट कहेगी कि 31 दिसंबर 2021 को ये टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो परसों पीटीए की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। इमरान खान साहब ने बल्दियाती इदारों का इलेक्शन करवाने के लिए, बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए उन्होंने जोर दिया, और पंजाब गवर्नमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर 31 दिसंबर 2021 को ये सिस्टम खत्म हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला विद इन 3 मंथ्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है ये बल्दियाती इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जरूर करवाएगी, और हकीकी मानों में जो आवाम के नुमाइंदे होंगे उनको लेके आएगी इंशाअल्लाह। उमर, आप क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात ठीक है कि एक्सटेंशन के लिए पिटीशन फाइल की गई है, और इसका फैसला अभी मुअज़्ज़ज़ अदालत ही करेगी कि आया कि इसको एक्सटेंशन मिलनी है या नहीं मिलनी। आपको किस तरफ? और अगर नहीं, ये देखिए ये मामला कोर्ट का है। अच्छा। अभी कोर्ट इसमें बेहतर समझती है कि क्या होना चाहिए।
दोनों फ्रीकैन के बात सुनी जाएगी, दलाइल सुने जाएंगे और फिर उसके बाद अदालत अपना फैसला करेगी कि आया कि वो 23 महीने जो गैर फाल रही बल्दियाती इदारे, तो उसका जो मुस्तकबिल है या फिर उसके अगेंस्ट उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर अदालत नहीं करेगी और वो 31 दिसंबर पे अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे और फिर जिस तरह के अभी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि वो आइंदा साल के आगाज़ में या फिर उसकी पहली तिमाही में बल्दियाती इलेक्शन करवा देगी, तो ये दूसरी बात होगी। मगर जहाँ तक बात है कि जमहूरियतों में हमारे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इदारों को फ़ाल करने के हवाले से और फिर उनको इख्तियारात के हवाले से, उनको फंड्स के हवाले से, तो ये हमेशा से हमारी बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में जो बल्दियाती इदारे हैं वो आमरीत के दौर में अच्छी तरह से फले फूले हैं, उनको फंड्स अच्छी तरह मिले हैं। मुझे याद है कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में बल्दियाती इदारे जो थे, बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड जो थे वो काफ़ी ज़ायद मिले थे और वो काफ़ी हद तक बाइख्तियार भी थे। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई और जिस तरह के डोगर साहब ने बात की कि उनके सिस्टम में जो चेयरमैन था उसको बाइख्तियार बना दिया गया, बाकी नुमाइंदे जो थे वो सिर्फ एक डिम्मी की हैसियत रखते थे या उनके पास इख्तियारात नहीं थे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आती है, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी शायद वही सियासी बुनियादों पर कि ये नुमाइंदगान जो है वो ज़्यादातर उनकी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, शायद इसीलिए फिर इस सिस्टम को उस तरीके से मौसर तरीके से नहीं चलने दिया गया। गो कि ये इसका जो असर है वो अवाम पर पड़ा है, अवाम के मसाइल ज़्यादा हुए हैं, वो अवाम के छोटे छोटे मसाइल, जिस तरह आप देखिए अभी फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो लेकर आने की ज़रूरत है, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूट फूट का शिकार हैं। तो ये सारे काम अगर हो सकता, अगर बल्दियाती इदारे फ़ाल रहते तो हो सकता है कि ये इस वक्त जो मसाइल जिनका सामना भी आवाम को करना पड़ रहा होता है वो सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ होती है। और अगर आप एक लाइन में कोई मैसेज देना चाहें इससे पहले कि हमारा ये जो सेगमेंट है वो ख़त्म हो। पॉलिटिकल बात हो रही है तो इसी वाले से मैं बात करूंगा कि इमरान खान ही आखिरी उम्मीद है और मैं अवाम से ये अपील करूंगा कि इमरान खान का साथ दें और इमरान खान जिस तरह कौम को आगे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है, हमें भी हौसले से काम लेना चाहिए और वो वक्त दूर नहीं इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तानी कौम जो है ये वाकई कहेगी कि इमरान खान ही लीडर था इस कौम का। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉगर साहब आपका, आपने अवाम के सवालात जो है उनको लाजमी तौर पे बहुत अच्छे तरीके से उनके जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा फिर से यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि आप मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का वक्त हो चुका है और ऑफकोर्स जैसे मैं सेट पे आती हूँ मुझे होता है कि जल्दी से वो टाइम आए कि मैं किचन के अंदर जा सकती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं किचन के अंदर जाऊँ ऑफकोर्स मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। पाकिस्तान जो है मैचेस में बहुत उम्दा तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर एब्सोल्युटली सो एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट। बहुत बहुत फख्र महसूस होता है और दिल से दुआ है अल्लाह ताला से कि आगे चलते हुए भी हमारी टीम जो है इसी तरह से परफॉर्म करती रहे और हमें जो है फख्र महसूस होता रहे। तो जी आपको पता है कि हमारी ये जो खुशी है इसके अंदर गोल लूट लो भी शामिल है और आपको हर मैच के अंदर मौका दिया जा रहा है 50,000 रुपीज़ जीतने का और साथ ही साथ 20,000 ब्रांड के ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। और इस आपको लीग के अंदर शामिल होने के लिए और कुछ भी नहीं करना है, QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जल्दी से इसे स्कैन करें और गोल लूट लो, खेलो और जीतो लीग के अंदर शामिल हो जाए। तो जी 50,000 रुपीज़ जो कि हर मैच के अंदर आप जीत सकते हैं एंड ऑफ कोर्स 20,000 ब्रांड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल हो रहा है। मुझे सेल्स बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं और डेफिनेटली जब भी मैचेस होते हैं तो वो ऑलरेडी एक खुशी की चीज़ है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मैचेस में हम अच्छा परफॉर्म करें। उसके साथ ही अगर आप 50,000 रुपीज़ जीत सकते हो तो वाई नॉट। खैर चलें जल्दी से किचन के अंदर चलते हैं। और आपको पता है कि ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, लेकिन हम लोग अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग ये भूल ही जाते हैं कि हम लोगों ने अपना भी ख्याल रखना है और अपनी फिजिकल हेल्थ का
कितना ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन ऑफ कोर्स गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि उनके लिए आप और आपकी सेहत नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो आपका जो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, आपके सब मील्स को ना सिर्फ जायकेदार बल्कि उसके साथ साथ न्यूट्रिशियस बनाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो गोल्डन कुकिंग ऑयल ने ली है। कोई भी खाना जो कि आप गोल्डन कुकिंग ऑयल में बनाते हैं, उनका दावा है कि वो ना सिर्फ न्यूट्रिशियस होगा और आपको जो भी आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू है यानी कि विटामिन साथ साथ मिनरल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा, बल्कि आपके खाने के अंदर जो भी न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं, चाहे वो वेजीज हों, फ्रूट्स हों या आप डिफरेंट तरह की जो डिशेज हैं वो बना रहे हो, चाहे वो मीट आप बना रहे हो, जो भी उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो उसके अंदर इंटैक्ट रहेगी, जिसका मतलब है कि आपका खाना जो है, जो भी आप इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, द ऑयल इटसेल्फ, उसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं, जो कि बड़े नेसेसरी होते हैं आपकी बॉडी के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, वो सारे मौजूद होंगे। साथ ही साथ आपको पता है कि चाहे ट्रेडिशनल कुकिंग हो या फिर नए तरीके की मॉडर्न टेक्निक्स के साथ कुकिंग हो, जो कि आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं, अवन के अंदर बेक कर सकते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट तरह के ग्रिल्स आप इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि चाहे आप ग्रिल कर रहे हो अपने खाने को, चाहे आप एयर फ्रायर में बना रहे हो, बेक कर रहे हो, या फिर आप एक ट्रेडिशनल रेसिपी वो बना रहे हो, कोई भी आपकी रेसिपी हो, गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो जायका है वो प्रिसिजन के साथ आपको मिलेगा, यानी कि जो भी आप मसाले, जो भी आप इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उनका जायका मिलेगा और ओवर पावर वो जायका नहीं होगा, जो कि एब्सोल्युटली जब भी आप स्पेशली नई रेसिपीज जो हैं तैयार करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ सुबह और ब्रेकफास्ट हो और ब्रेकफास्ट के साथ चाय ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश होती है स्टूडियो के अंदर कि हम लोग चाय का एक कप लाजमी तौर पे आप लोगों के साथ ज़रूर बनाएं, और जब तक चाय जो है मैं नहीं पी लेती हूँ, एटलीस्ट मेरा जो दिन है वो शुरू नहीं हो पाता है। तो आज भी डीएटी के हवाले से मैं बात करूंगी। आपको पता है डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स को लाया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती इतनी फाइन होती है कि फौरन से ब्लेंड हो जाती है। किसी भी चाय के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो कि ऑफकोर्स ब्लेंड होता है, खुशबू होती है और टेस्ट होता है लाजमी तौर पर। और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा मुझे कि मैं जल्दी से चाय जो है वो बना लूँ, और आज भी मैं एक्सट्रीम क्वालिटी यानी कि जो येलो पैकिंग है मैं उसको बनाऊंगी। और अगर आप लोग लेकिन पसंद करते हैं कि आपकी चाय जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो, यानी कि थोड़ी तेज़ पत्ती आप लोग पसंद करते हैं, तो आप लोग दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी अपनी क्या प्रेफरेंस है। आप तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद करते हैं या नॉर्मल पत्ती वाली चाय पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स चाय के साथ जैसे कि मैं पहले बात करी थी, खुशबू, टेस्ट, साथ ही साथ ब्लेंड बड़ा ज़रूरी होता है। एंड यू वांट दैट परफेक्ट ब्लेंड अपनी चाय के अंदर, चाहे वो आप दूध पत्ती बना रहे हो, चाहे आप लोग जो ब्लैक टी बहुत सारे लोग आजकल पसंद करते हैं जिसके अंदर दूध वो बिल्कुल 1 चम्मच या थोड़ा सा दूध ऐड कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी क्या प्रेफरेंस है, उस हवाले से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह की चाय बनाना चाहते हैं। लेकिन डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी सेहत उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। एंड ऑफ कोर्स टेस्ट और सैंपल करने के लिए चाय को एक पूरी टीम जो है वो तैयार की जाती है यूजुअली, लेकिन डीएटी बनाने वालों का ये दावा है कि उनकी कोई टीम नहीं है जो बैठ कर सैंपल करती है, बल्कि वो खुद बैठते हैं और हर प्रोडक्ट को सैंपल करते हैं टू मेक श्योर कि आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का है। एंड ऑफ कोर्स बड़ा ज़रूरी होता है चाय, मेरा ख्याल है हमारी तो रिवायत है, हमारे ट्रेडिशन के अंदर शामिल है कि हम लोग अगर बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ, और स्पेशली सर्दियों का मौसम जैसे आ रहा है, तो और ज़्यादा दिल करता है कि चाय का एक कप हो और आप जो है अपने दोस्तों के साथ बैठे हों, फैमिली के साथ बैठे हों और ढेर सारी गप्पें जो हैं वो मार रहे हो, उसके साथ चाय का कप तो लाजमी होता है। तो जी आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारा एक नया सेगमेंट जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, एक नेकी एक दिन, जहाँ पर रोज़ एक अच्छी और पॉजिटिव मैसेज जो है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो चलें जी सुनते हैं आज का क्या मैसेज है। मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ होंगे, चलें जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मेरा मौजू ये है और मैसेज ये है, देखना अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना, अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। मुझे एक वाक़या याद आ गया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब में लिखा है कि एक इलाक़े का वाक़या नक़ल किया इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने कि मग़रिब के बाद एक कब्रिस्तान से रोज़ाना एक शख्स कब्र से बाहर निकला करता था जिसकी शक्ल गधे की तरह थी।
जब पूछा गया कि ये अल्लाह ने इसकी शक्ल को क्यों बिगाड़ दिया, बताया गया कि जब ये शराब पी के आता था, इसकी माँ इसको डांटा करती थी, तो ये जवाबन कहा करता था, अम्मा आप तो गधों की तरह बोलती ही रहती हैं। जब ये उससे जुमला दुनिया में कहा, माँ की नाफरमानी की, अल्लाह ने कब्र के अंदर उसका चेहरा गधे की तरह कर दिया। देखना माँ बाप की नाफरमानी न करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जैसे जैसे वीकेंड करीब आता जाए तो हम लोग भी वो एटमॉस्फेयर जो है ना उसको थोड़ा अच्छा करते जाए, और ताकि वीकेंड के तक जब आप पहुंचे आपका मूड जो है बहुत बहुत अच्छा हो। तो जी बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं एक दफ़ा ऑफिशियली भी इंट्रोडक्शन आपका करा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ अली शेर मौजूद हैं जो कि सिंगर हैं ऑफ कोर्स, एंड साथ ही साथ सारे गामापा के अंदर पार्टिसिपेंट भी रह चुके हैं। तो जी और ऑफ कोर्स ग्लोबली टूर्स किए हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज को विजिट किया है, और लाइक आई सेड बिफोर आप दोनों की मैं बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। तो जी वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। साथ ही साथ शुजा एहसान भी हमारे साथ मौजूद है, सिंगर हैं और डेफिनेटली फैसलाबाद के हवाले से बात करें बहुत पॉपुलर हैं, बहुत फेमस हैं, और मैं बहुत गाने सुनती हूँ आपकी शुजा, और मुझे हमेशा बहुत मजा आता है जब आप हमारे शो में आते हैं और डिफरेंट तरह के सॉन्ग्स हमें सुनने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। तो जी बहुत सारे सवालात हैं, मैं चाहती हूँ शुजा आपसे स्टार्ट करते हैं। तो शुजा सबसे पहले तो बताएं आजकल क्या चल रहा है, कोई नए प्रोजेक्ट्स जिनका हम इंतजार कर रहे हैं? जी पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इतनी तारीफें करने का। हम खुद आपके फैन हैं माशाल्लाह, यू आर वेरी सुपर टैलेंटेड। अरे और आजकल बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये हमारा सीज़न होता है म्यूजिकली, आपको पता है अली शेर भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह शोज चल रहे हैं, इसलिए अभी गला भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मगर काम है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि काम आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चल रही हैं, और कुछ न्यू ईयर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह, फैंस के लिए कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। बस नीड योर प्रेयर्स एंड नीड योर सपोर्ट। बिल्कुल जी, एंड ऑल आवर प्रेयर्स आर विद यू डेफिनेटली। और जब भी किसी नए प्रोजेक्ट की बात होती है तो आई थिंक सब एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी कि अब हमें न्यू ईयर तक इंतजार करना पड़ेगा नए प्रोजेक्ट के लिए। नहीं, अभी कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट टू वीक्स में इंशाल्लाह 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं इंटरनेशनली कुछ लॉन्च हो रही हैं। अच्छा। और बाकी पाकिस्तान में तो मैं सिर्फ पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए सिर्फ सराइकी फोक जो चीज़ें हैं वो मैं करता हूँ आजकल, क्योंकि ट्रेंड है। अगर हमें कमर्शियल होना है या हमें रिस्क कमाना है, पैसे कमाने हैं इस काम से, तो हमें कमर्शियल होना पड़ेगा, हमें वो काम करना पड़ेगा जो ऑडियंस हमसे चाहती है। तो इंटरनेशनली मैं जो कर रहा हूँ वो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें, उर्दू में कुछ बॉलीवुड स्टाइल की। तो जो बाकी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर मैंने अपनी टारगेट की हुई है ऑडियंस, तो आई एम वर्किंग फॉर देम। लेट्स सी, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। अल्लाह जो करता है हमेशा अच्छा करता है। हमें अपना इनपुट अच्छा देना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि फिर अल्लाह का भी वादा है, अल्लाह का प्रॉमिस है कि मेहनत रायगा नहीं जाती। सो वी आर वर्किंग, हम अपना काम कर रहे हैं, आगे अल्लाह का काम। बिल्कुल जी, एंड आई रियली होप जो आपके लोकल एंड जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स है दोनों ही बहुत अच्छे जाए, एंड वी आर डेफिनेटली वेटिंग, मतलब हम इंतजार करें कि जल्दी से आए। एंड साथ ही साथ ऑफ कोर्स अली शेर भी हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, मैं ब्रेक में भी मेरा आपसे पहला सवाल यही था कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, स्पेशली जब आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड आई थिंक वो एक पीरियड ऐसा था कि दोनों मुल्कों के जो आर्टिस्ट हैं स्पेशली वो दे वर कमिंग टुगेदर, एंड फॉर क्वाइट सम टाइम दैट वाज हैपनिंग बिफोर कि थोड़ी सी सिचुएशन जो अब ऐसी बन गई कि अब ये नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूंगी आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा सा बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इट वॉज रियली वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, मतलब इन एवरी रिस्पेक्ट। मैं जिस लिहाज से भी बात करूं, चूँकि मैं बीइंग एन आर्टिस्ट गया था, वैसे इंडिया में अगर आप बीइंग एन आर्टिस्ट नहीं जाते तो उस तरह से क्या होता है, चूँकि पॉलिटिक्स जो यहाँ की है या वहाँ की है वो आपको पता ही है, मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बीइंग एन आर्टिस्ट जाते हैं, वो आर्ट की वहाँ, और स्पेशली आर्ट में जो सिंगिंग है वो चूँकि उनके धर्म में, उनके मज़हब में है, तो वो लोग इसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। और आप यकीन करें, ये मुबालगा राय नहीं है, मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे घर से घर तक, मैं एक घर से निकला दूसरे घर चला गया, बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली।
मैं अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं ममनून हूँ इंडिया का भी, सारेगामा का, स्पेशली ZTV उनका, कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा वो एक सेगमेंट दिया कि जिसकी वजह से मैंने पूरी दुनिया घूमी। और आज मैं माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया, थैंकफुल टू आरिफ भाई कि जिन्होंने मुझे सिटी 41 पे हम सब बैठे हैं। तो ये मेरे ख्याल में सीरियसली ये उनको इसका एक जाता है कि उनकी वजह से आज मैं दुनिया में जाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल जी। एंड अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, तो क्या प्लान्स हैं? कोई जल्दी सुनने के मिलेंगे हमें कोई नई प्रोजेक्ट? जी इंशाल्लाह, मैं बैक टू बैक, जैसे भाई ने बताया, अभी आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, क्योंकि बैक टू बैक शोज़ हैं, ये सीज़न है हमारा, तो काफ़ी बिजी है। लेकिन साथ साथ में जो हमारा फैंस के लिए कुछ करना होता है, उसमें मैं तो हर किस्म का, जिसमें सुराइकी भी है, जिसमें उर्दू भी है, थोड़ा ठुमरी स्टाइल भी है, ये मैं हर किस्म का स्टाइल, चूँकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट को, जैसे शुजा भाई माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें मैंने इनकी गज़ल भी सुनी है, इनका सुराइकी भी सुना, इनका मैंने फोक भी सुना, सब कुछ। तो किसी भी आर्टिस्ट को किसी एक स्टाइल में नहीं रहना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए डिफरेंट जॉनराज में, और उसी तरह से कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। बल्कि ये शो का टाइम कम है, मैंने आरिफ भाई को इतनी ज़्यादा चीज़ें सेंड की हैं कि जो इंशाल्लाह अभी आने वाली हैं। तो मैं इस शो के रेफरेंस से, इसकी आप कह लें कि लिंक से, मैं चाहता हूँ कि चले फैसलाबाद की जो ऑडियंस है आर्टिस्ट वो तो सुने, तो इंशाल्लाह बहुत सारी वर्किंग चल रही है। बिल्कुल जी। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और कोई भी बात कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, कॉल करें और हमारे इस शो का हिस्सा बने। और ऑफ कोर्स मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आप जब इंडिया में थे या जब आप ट्रैवल कर रहे थे अब्रॉड, तो किन स्टार्स के साथ, कोई ऐसे फेमस पर्सनालिटीज थी जिनके साथ आपकी इंटरेक्शन हुई या मुलाकात हुई, और जब ये मुलाकात हुई तो कैसी रही वो मुलाकात? मतलब आप इमेजिन कर सकती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं कर सकती, जैसे करीना कपूर डांस विद मी। अच्छा। तो यू कैन डू यूट्यूब एंड यू कैन सी ऑल द वीडियोस। मतलब मैंने ऋतिक रोशन जी, उन्होंने मुझे तब मैं बहुत छोटा था, सिर्फ 10-12 साल पहले की बात है, मुझे इन्होंने 2 लाख का चेक काट के दिया मेरा गाना सुन के। तो ये ऑन एयर हुआ, ये सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अच्छा। उसके बाद मलका शावत मिली, उसके बाद जॉन अब्राहम मिले, उसके बाद सलमान खान जी, ये वो, मतलब बहुत सारे लोग मुझे, फिर कुछ ऑन एयर मिलते थे, ऑन कैमरा, कुछ ऑफ द कैमरा, चूँकि स्टूडियो था वहाँ का, फेमस स्टूडियो था जहाँ हमने काम किया, बहुत से एक्टर्स मिले वहाँ हमें, और मतलब बहुत सारे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ काम किया, जिनको हमने सिर्फ आप ये कह लें कि ख्वाबों में या ड्रीम में अब इमेजिन करते हैं या स्क्रीन पे देखा होता है। हम नहीं सोचते कभी कि जैसे मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ऋतिक रोशन से मिल पाऊंगा, बट आप यकीन करेंगे कि मैंने उनको डांस सिखाया। मतलब ये तो इट वाज किडिंग, मतलब वो मुझे कह चुके मैं डांस अच्छा नहीं करता हूँ, मुझे नहीं आता, तो मैं कुछ स्टेप्स करता था, वो कहते कि ऋतिक जी ये बहुत अच्छा डांस करते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ सेगमेंट बना लिया कहते ये आपको डांस सिखाएंगे। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो बड़ा वो मतलब एक फन सा बना। सो ये बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह, काफ़ी लोगों से, काफ़ी अच्छे जो हैं आप कह लें कि जो एक्टर्स हैं उनसे मिलने का मौका। एक यादगार मोमेंट कौन सा था? मतलब उनमें से 2 लाख चेक वाला ये उन्होंने सही बोला। किया क्या आपने? ये जो पैसों वाला मूवमेंट होता है बहुत यादगार रहता है हमारे लिए। तो जब उन्होंने मुझे चेक दिया तो मुझे लग रहा था पता नहीं मुझे चेक कर रहे किस अमाउंट का होगा, मुझे चेक कर तो वो वाकई किया क्या 2 लाख का? मैं तो ये जानना मैंने किया क्या? हाँ, कैसे स्पेंड? अच्छा यकीन करें तब इतनी खुशी थी, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ नहीं, क्या कुछ हुआ। पैसे वो मुय्यन नहीं करने चाहिए। उसमें ये था कि मुझे खुशी बहुत थी कि मुझे जो शख्सियत, जो पर्सनैलिटी मुझे दे रही है उसका मेरे लिए देना ही काफ़ी था। वो कुछ भी था, वो मेरे लिए बहुत कुछ था। अच्छा जी, बिल्कुल। और मजीद भी बहुत सारे सवालात होंगे आप दोनों से, जिनको शौक है गाने का या उनको म्यूजिक पसंद है। तो आई थिंक फैसलाबाद शहर से ऐसे टैलेंटेड लोग लाइक द 2 ऑफ यू एब्सोल्युटली, जिन्होंने जाकर ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान की एक एक्चुअली इन फैसलाबाद की स्पेशली एक वो क्रिएट की है, एक पोजीशन क्रिएट की कि हाँ भाई फैसलाबाद से अगर सिंगर्स यू नो दे आर गोइंग टू बी आउट देयर, तो फैसलाबाद से लाजमी तौर पे नाम होगा। एंड बहुत बड़े बड़े म्यूजिक के नेम्स जो हैं वो फैसलाबाद शहर से। तो सॉरी बात कट कर रहा हूँ, ये तो अल्लाह का एक खास इनाम है फैसलाबाद की धरती पे कि जहाँ खान साहब नुसरत फ़तेह अली जी, खान साहब राहत फ़तेह अली जी, मेरे उस्ताद जी जनाब खान साहब इजाज़ कैसर, खान साहब रिजवान मौजम, खान साहब हसन सादिक, मैं नाम लूँगा तो दर्जनों नाम है, अमानत अली भाई, अली अब्बास भाई, शुजा भाई,
अब्दुल्ला शाहिद, मतलब इस तरह इतने सिंगर्स हैं। साज संधू माशाल्लाह आजकल के नए सिंगर आए फैसलाबाद के, तो फैसलाबाद में दर्जनों सिंगर हैं माशाल्लाह। और ये इस धरती को जो है एजाज है कि हर सिंगर सुरीला है। आप यकीन करेंगे व्हेन आवाज इन इंडिया, तो मेरे फर्स्ट ऑडिशन में मुझसे पूछा गया कि व्हाट्स योर नेम, नाम बताया आप कहाँ से हैं, मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से हूँ। तो आप यकीन करें एक ग्रैंड सल्यूट हुआ। वो कहते हैं कि आप फैसलाबाद से, हमें पक्का यकीन, अभी सुना नहीं, हमें पक्का यकीन आप अच्छा ही गाते होंगे। क्या बात। तो ये एक ऑनर है। तो बिल्कुल, और बिकॉज आपने भी मेंशन किया ऑडिशन के हवाले से, हाउ डिड दैट ऑल वर्क आउट, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से सुना आपने अच्छा ऑडिशंस हो रहे हैं, जाना है, क्या प्लान था सारा? मैं सरकार की नात पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह तदमे आखिर पढ़ता रहूंगा। मेरी जो पहचान है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं नात पढ़ा था, एक मेरे दोस्त वो कहते हैं यार आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, हम चाहते हैं कि आप इधर भी ट्राई करें। अच्छा। 2010 की बात है, स्टार्ट की। तो मुझे कहते हैं कि कोहिनूर में कहीं फलां जगह ऑडिशन हो रहे हैं। तो मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा यार देखो भाई आप मेरे साथ मजाक ना करें, सारे गाँव पाक ऑडिशन और इधर कहीं पास में हो रहे हैं, कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला नहीं, कोई ऐसा उनका कुछ उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि ऑडिशंस हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए पास ही है जाके, चूंकि मेरे अंदर जुस्तजू थी, जुनू था मुझे, ये जुनू मेरी नाक बंद है इस वजह से आ नहीं रहा। जुनून निकल गया वो मेरी नाक। अच्छा मैं कोशिश कर रहा था ब्रेक बात समझ रहे, मैं ब्रेक में कोशिश कर रहा था खुल जाए, लेकिन और बंद हो गई माशाल्लाह। अच्छा मुझे शौक था तो मैं गया, वहां जाकर के देखा एक बहुत बड़ी लाइन लगी है और लोग ऑडिशंस दे रहे हैं। सो आई डिड परफॉर्म। अलवेला सजन आया नहीं, हमारी एक पुरानी बंदिश है बुजुर्गों की, राग अय्यर भैरव में, वो मैंने सुनाई। तो जो जजेस थे वो बड़े मुतमिन हुए, उन्होंने बोला माशाल्लाह यार यू आर सुपर टैलेंटेड, तो आपको जाना चाहिए। फिर मुझे उन्होंने वहाँ से अनुराधा मैम, इस्माइल दरबार जी 2-4 नंबर्स दिए। मैंने फिर यहाँ से उन्हें अपनी एक CD बना के 2-4 गानों की भेजी कि आप मुझे चेक करें। देन दे कॉल्ड मी, तो मैंने फिर उन्होंने बोला कि ये फलां गाना आपने गाया, इसमें फलां जगहें आपने कहीं, मुझे ऑन द स्पॉट वो कह रहे हैं कि आप सुनाएं अभी। तो दैट टाइम मैंने तभी उन्हें सुना दिया। तो बस वही मेरा एक ऑडिशन था, तब उन्होंने मुझे टिकट्स वगैरह भेजे ये वो। तो मेरा पहला सफ़र इस तरह से स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ जा कर के 5 ऑडिशंस हुए, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, ये वो, इधर हम सारी जगह पे 4-5 ऑडिशन हमने दिए हैं वहाँ जा कर के। फिर हम 10 लोग गए थे यहाँ से, लेकिन हम 2 लोग वहाँ, मैं और मेरे प्यारे भाइयों की तरह खुर्रम इकबाल, हम 2 लोग सिलेक्ट हुए। तो फिर हमने वहाँ का जर्नी जो है आवाज़ इन टॉप 6, तो ये बड़ी बात थी कि हम टॉप्स में गए और वहाँ हमने फिनाले में परफॉर्म किया। ये बड़ी बात। बिल्कुल, एंड सुन के भी बड़ा मज़ा आ रहा है। थिंक इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। और एज फैसलाबादी हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे सिटी से जो है इतने अच्छे सिंगर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं। शुजा, मैं आपके हवाले से भी जानना चाहूँगी, आपकी जो म्यूजिकल जर्नी रही है उसके अंदर वाज देयर अ मोमेंट इन टाइम जहाँ पे आप वापस आप अगर सोच रहे होते हैं तो वो जो आपके माइंड में एक मेमोरी सबसे प्रोमिनेंट हो, वो आपकी जर्नी की क्या रही है? बहुत सारी हैं, कोई एक जो स्टैंड आउट है? जो स्ट्रगल दौर की है तो बहुत ज्यादा ही है, अभी भी स्ट्रगल है, मगर ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जैसा जैसा सोच रहे हैं अल्लाह बहुत बेनियाज है, उसी तरह नवाज रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बस क्या क्या मामला शेयर करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे ही है, बस गुजरी जा रहे हैं। तो बस ये अच्छा लगता है कि जब हमें हमारे नाम से जाना जाए, हमें लोग जब पहचानते हैं, आपको हमने वहाँ सुना था, वहाँ देखा था, तो बड़ा शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, बड़ा अच्छा लगता है। तो बस आगे फिर और मेहनत करते हैं। और स्पेशली ये जो अभी अली भाई ने अभी जो गाना परफॉर्म किया, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये गाना अब मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ है, हम तब उधर लाहौर में ही थे स्टूडियो में, तो बड़ी सर्दियों की फॉगी नाइट्स थी, बहुत धुंधली रात। शुजा भाई का बड़ा ये फेवरेट है, मैंने इसीलिए ये गाना चेंज करवाया। तो ये गाना इतना मेरा फेवरेट है, ये हमारा मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ है। तो हम वापस आ रहे थे लाहौर से फैसलाबाद, इतनी धुंध थी, हमें 5 घंटे लगे आते हुए, तो हमने ये रिपीट पे रख के 5 घंटे, कैन यू इमेजिन कि हम ये गाना 5 घंटे सुनते आए। और मैं जब भी अपने जाता हूँ ट्रैवलिंग में, शोज में, कहीं भी, तो ये गाना मेरी लिस्ट में होता है, मैं गाना सुनता रहता हूँ, ये इतना मजे का गाना है। एक्चुअली इनकी बात को बढ़ावा दूं तो सच्ची बात यही है कि म्यूजिक एक एरा है, एक इस तरह से है कि जो मैंने पहले बोला कि आर्टिस्ट मेड बाय अल्लाह, बेशक उस फैक्ट्री से, अल्लाह की फैक्ट्री से बन के आते हैं।
तो शुजा भाई चूंकि बाय बर्थ बाय बॉर्न आर्टिस्ट हैं, तो इनके अंदर वो चीज़ है। तो इस वजह से हम ये आम बंदा जो आप तो माशाल्लाह अच्छी लिसनर है, जो बंदा लिसनर नहीं है, चूंकि कुछ लोग कान सहन है तो कुछ लोग कान सहन है, अच्छा सुन सकते हैं। तो अगर बंदा कान सहन भी नहीं है, अगर बंदा अच्छा लिसनर नहीं है, तो वो कभी भी म्यूजिक को एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन हम जो लोग हैं, हम कभी कभी इंजॉय करें, तो कभी एक काउंटर ही, मतलब गाने में एक छोटा सा काउंटर आया हो सकता है, हम उसे पूरी रात सुने और उसका एरा हमारे 6-6 महीने एक साल दिन वो जेल में घूमता रहे। ये इस तरह का एक एरा बन जाता है। तो ये जो भाई ने बोला ना 5 घंटे, ये बिल्कुल सही बात है। हम 5-5 महीने कभी एक गाने से बाहर नहीं आ पाते, ऐसा हो जाता है सीरियसली। बिल्कुल। और शुजा, अगर आपकी म्यूजिक वीडियोस के हवाले से मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, हमेशा बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बड़े विजुअल्स बड़े मजे के आ रहे थे। खुद बैठ के सोचते हैं, पूरी टीम है जो इकट्ठी बैठती है? हाँ बिल्कुल, ये टीम है। मैं खुद भी कुछ भी ऐसा नहीं हूँ, मैं क्रेडिट नहीं लेता खुद भी ऐसे। ये पूरी टीम है। और सबसे पहले मेरे मैनेजर हैं जो मुझे मैनेज करते हैं, आर.डी. मलिक नाम है उनका। बहुत बड़ा अच्छे टैलेंटेड है, बहुत चीज़ें मैनेज करते हैं अच्छे तरीके से। मोस्टली वही मुझे आइडियाज़ दे देते हैं। फिर हमारे डायरेक्टर्स होते हैं कुछ, मतलब डिफरेंट है उनके नाम, तो उनको मैं दे देता हूँ गाना ऑडियो बनाकर। ऑडियो में मैं ज़्यादा अपनी मर्जी करता हूँ, तो ऑडियो बना के देते हैं। फिर वो उसको थीम देखते हैं, 3-4 ऑप्शंस देते हैं कि इसको इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह भी। तो जो हमारे बजट में आ जाए हम उस तरह कर लेते हैं। एक्चुअली एक टीम वर्क होता है, ये सारा सच्ची बात है। और जो मुशावरत है ये सुन्नत नबवी भी है कि आप जितने भी समझदार हैं, लेकिन चाहिए कि जो ना वो कर लेना चाहिए। तो शुजा भाई हो या कोई भी हो, तो हम ज़्यादातर मोस्टली टीम वर्क के साथ ही चलते हैं, उसमें बेस्ट रहता है। बिल्कुल जी। और आई एम एब्सोल्युटली सो हैप्पी कि आप दोनों जो हैं आज हमारे शो में हैं, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट और मज़े के जो एक्सपीरियंसेस है आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किए। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप यकीन करें, मेरी तो पहली आपसे मुलाकात है, तो ये मैं ऑन एयर कहना कहूँगा कि माशाल्लाह आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपने जिस तरह से, मतलब मैंने आते ही देखा, आपने जिस तरह से वो आप पहले किचन में गई हैं, आपने आपकी वो जो रवानी है, और वो जो मैंने वही बोला ना कि मैं बार बार वही बात करूंगा कि आर्टिस्ट जो है वो बन के आते हैं, तो आप माशाल्लाह से आर्टिस्ट हैं। आई थिंक जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको हमेशा दूसरे, और पॉजिटिव लोग होते हैं हमेशा दूसरों में भी उनको वही नजर आते हैं। इसलिए आई थिंक ये आप लोगों का रिफ्लेक्शन है जो आप लोगों को मेरे में अगर शायद लग रहा है। बट रियली थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे शो के अंदर आए। अब इससे पहले कि आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो, मैं चाहती हूँ कि अली शेर, अगर आप कोई अच्छा सा गाना जो है जो आपके पसंद का है वो हमें सुना दें। जी मैं डेफिनेटली